नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो गुप्त काल रहने वाला है, जिसमें हम लोग ना एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, आप लोगों का जो पिछला क्लास हुआ था उसमें ना गुप्त काल का जो थ्योरी क्लास है उसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। और उसके बाद ना आज की क्लास में हम लोग इसी गुप्त काल का जो टॉपिक है उसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी प्रकार से ना गुप्त काल में क्वेश्चन बन सकता है उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ना सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को रटना नहीं है। ठीक है, जितना से जितना हो सके समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। और जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाया जा सके। ठीक है, और आज के इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी आप लोगों का एक नंबर का भी मदद करने वाला नहीं है। जो आप लोग अपने हिसाब से जो आंसर लोगे उसके हिसाब से आप लोगों को फिर नंबर मिलने वाला है। तो इसीलिए ज़्यादा ट्राई करना है आप लोगों को कि किसी भी के ना आंसर लेने से पहले खुद उसमें अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद जब आप लोग कोई आंसर उसका बताएगा ना तो उसमें करेक्ट कीजिए। अगर गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हर किसी से होता है, लेकिन गलती करने के बाद आपको ना वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में दोबारा आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, इसका आंसर मैंने ना गलती से ये ले लिया था लेकिन एक्चुअल में ये आंसर है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ट्राई किया कीजिए कि किसी के भी आंसर लेने से पहले खुद उसमें आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो दिल्ली में जो मेहरौली लौह स्तंभ है ना उसमें जो गुप्त शासक का नाम अंकित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा एक चीज़ आप लोग और जान लो, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। क्या आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो आप लोगों को नोट करके रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा अब आप लोगों को ना ये जो मेहरौली लौह स्तंभ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, मेहरौली जो लौह स्तंभ है ना वो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ना स्थित एक प्राचीन लौह स्तंभ है। क्या? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना तो वहाँ उस परिसर में एक मेहरौली लौह स्तंभ वहीं पर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है वो। और मेहरौली लौह स्तंभ को उसको किसने बनवाया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो मेहरौली लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सन में हुआ था ये बताओ ना। तो लगभग 375 ईस्वी। कब? तो 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के बीच में ना ये जो दिल्ली में जो मेहरौली लौह स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी देख लो, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त के बारे में आप लोगों को क्या पता है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और समुद्रगुप्त के बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जिसके रचनाकार कौन है? हरिसेन है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो एक लौह स्तंभ है जो आज भी विद्यमान है इलाहाबाद में। आप लोगों ने देखा होगा चित्रों के माध्यम से, जो अभी तक की एकदम किसी भी प्रकार से वो खराब नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई भी राजाओं के नाम देखो ना जी, तो जो इसका विशेष कार्य वगैरह ना तो उसके बारे में आप लोगों को याद आने चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि श्रीगुप्त को सिर्फ नाम पढ़ा तो हम लोग को क्या पता चला कि गुप्त वंश के संस्थापक है वो। उसी प्रकार से
से समुद्रगुप्त को देखा तो हम लोगों को क्या पता चला कि समुद्रगुप्त, हाँ इसका मतलब ये प्रयाग प्रशस्ति उसका जो प्रमुख उसका उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति से याद आया कि वो हरिशेण की रचना है, हरिशेण से याद आया कि वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और कहाँ है तो वो इलाहाबाद में है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक जब कीवर्ड देखते हो ना तो वैसा आप लोगों को याद आना चाहिए। तो ऐसे टाइप से आप लोग पढ़ा करो। पूरा डिटेल तो हर बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इस प्रकार से पढ़ा करो कि एक को देखा ना तो सारा चीज़ उसके बारे में याद आना चाहिए। ऐसे आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए पढ़ने का। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन पढ़िए। तो आप लोगों को ना ये 3 प्रकार के अलग अलग कथन दिया है, उसको ध्यान से सबसे पहले फर्स्ट को पढ़िए। हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा को पढ़िए, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। तीसरा को पढ़िए, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। अब लिखा है देखो, सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सही, ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही, ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही या ऑप्शन डी 1 एवं 2 सही। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पहले बताइए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथन को पढ़िए और 3 कथन दिया था तो उसमें कौन सा सही है देखते हैं। सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तो अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में बताया था ना कि हरिशेण जो है उन्होंने क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। और प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। तो हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबार की प्रसिद्ध कवि था, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना किया। तो ये जो दूसरा है ना वो गलत हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम जो महाकाव्य है ना वो विशाख दत्त की रचना है। किसका? तो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाख दत्त की रचना है, लेकिन ये हरिशेण की रचना नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। और देवी चंद्रगुप्तम के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो एक नाटक है, ठीक है, जिसे विशाख दत्त ने रचना किया था। मतलब उसका जो रचनाकार है वो विशाख दत्त है। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये हरिशेण की रचना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा को पढ़िए, वह प्रयाग प्रशस्ति की भी रचयिता है। तो हरिशेण किसकी रचयिता है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता है। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि हरिशेण जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से रचयिता है। और प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति एक लौह स्तंभ है, आप लोगों को बताया था ना। और प्रयाग प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है, उसके दक्षिण विजय के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? पहला करेक्ट हो जाएगा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़िए। एक चीज़ को आप लोग देखो ना तो सारा चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी जो स्टडी है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का प्रथम शासक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त या ऑप्शन डी घटोत्कच गुप्त। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का प्रथम शासक था? तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था वो श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश के संस्थापक जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त ही ना गुप्त वंश के संस्थापक थे। और ये जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना कब हुआ था ये बताओ ना। तो 275 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 275 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना हुआ था। और इस वंश की स्थापना करने का श्रेय श्रीगुप्त को जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए ना कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्या? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को लेना है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 को, कब? तो 319 को ना ये गुप्त वंश की स्थापना किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित भारतीय आविष्कारक आविष्कार खोज की सही जोड़ी है। तो आपको ना ये 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है कि कौन इसका आविष्कारक है और किसका आविष्कार किया था। पहला को पढ़िए चरक, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा भास्कराचार्य और चौथा बुद्धायान। उसके अलावा पहला दिया है इसमें आयुर्वेद, दूसरा पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा काल, तीसरा शून्य की खोज और चौथा रत्न विज्ञान। तो क्या इसका एक्चुअल आंसर होगा बताइए सबसे पहले।
प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है चरक आयुर्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित भारतीय आविष्कारक आविष्कार खोज की सही जोड़ी है। तो ये जो चरक है ना उन्होंने आयुर्वेद की खोज किया था, ये आप लोगों को याद रखना और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन का आंसर क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर बी को देखो, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य की खोज किया था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने क्या किया था? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने की काल का खोज किया था। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी रत्न विज्ञान के बारे में बताऊँ ना कि रत्न विज्ञान के जो खोज करता है वो कौन है। तो रत्न विज्ञान के जो खोज करता है वो रिचर्ड टी लिटिकोट था। कौन? तो आधुनिक रत्न विज्ञान के जो जनक माना जाता है वो रिचर्ड टी लिटिकोट को माना जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चरक आयुर्वेद के जनक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार में 9 रत्न में से एक थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रसिद्ध नाटककार और कवि कालिदास किसके राज दरबार के 9 रत्न में से एक थे? तो प्रसिद्ध नाटककार कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ये आप लोगों को याद रखना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में। और एक चीज़ आप लोगों को पता होगा ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि धारण किया था उसे विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अब ध्यान से पढ़िए। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी 12 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था ना अपने पिछले क्लास में कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिशरण द्वारा रचित एक क्या है, वो एक स्तंभ है बोल करके बताया था ना। स्तंभ लेख में प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है इसको, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और वो किसके बारे में लिखा गया है? तो वो समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी जो दक्षिण पथ का जो विवरण है उसको लिखा गया, उसके दक्षिण पथ की जो विजय है ना उसके बारे में लिखा गया, आप लोगों को बताया था ना। और साथ ही आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण अभियान के लिए निकला था, दक्षिण विजय अभियान के लिए लिखा था, तो उसमें लगभग 12 राजाओं को कितना, तो 12 राजाओं को ना पराजित करके क्या किया था, दक्षिण विजय प्राप्त किया था। अब समुद्रगुप्त ने उत्तर विजय अभियान भी चलाया था जिसमें 9 राजाओं को पराजित करके अपना उत्तर विजय अभियान को सफल किया था। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान में ना टोटल 12 राजाओं को हराया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसका जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में ना उल्लेखित है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और खास तौर से 2 चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो वो हरिशरण है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये जो 3-4 जो चीज़ें हैं ना इसके बारे में तो आप लोगों को याद रखना है, पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 12 करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है ना उनके ना जो दक्षिण विजय के बारे में जो जानकारी मिलता है वो 12 राजाओं के ना हरा करके दक्षिण विजय प्राप्त किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। अंकगणित में शून्य की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो या ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अंक गणित में शून्य की खोज का श्रेय जो जाता है वो ब्रह्मगुप्त को जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि भारत ने ही क्या दिया था, शून्य दिया था, ज़ीरो दिया था, तब पूरे विश्व के लोगों को आगे की गिनती आई था 1 से लेकर के 9 तक की ही पता था। लेकिन जब से भारत ने क्या दिया था, शून्य दिया था, उसके बाद ही ना जो आगे की जो गिनती है वो शुरू हुआ था। ये आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। तो शून्य की खोज का जो श्रेय जाता है वो ब्रह्मगुप्त को जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज किया था, तो वो दूरबीन का खोज किया था। तो उसके बाद ही तो चंद्रमा को देखा जा सकता था, मतलब जो ब्रह्मांड को उसको देखा जा सकता था ना, देखना साकार हुआ था। ऐसे याद रख सकते हो, गैलीलियो ने ना अपने मामा को देखने के लिए क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो शून्य की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो वो ब्रह्मगुप्त को जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों का उत्कीर्णन किया गया है? तो ये तो सेम रिपीटेड प्रश्न हो गया जी। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में जानकारी मिलता है, वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए, और बाकी जो प्रश्न आप लोगों का डायरेक्टली ना 9 के बाद 16 जो आ गया ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में संबंधित संस्कृत के विद्वान नहीं थे? तो गुप्त काल में कौन संस्कृत के विद्वान नहीं थे, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भवभूति, या ऑप्शन डी वराहमिहिर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी शूद्रक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल से संबंधित संस्कृत का विद्वान नहीं था? तो गुप्त काल में संस्कृत का विद्वान नहीं था, वो ऑप्शन नंबर बी शूद्रक जो है ना, वो गुप्त काल में संस्कृत के कवि नहीं थे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना ऑप्शन नंबर ए कालिदास, भवभूति, और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी वराहमिहिर, तीनों के तीनों गुप्त काल के ना संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान शूद्रक भी थे, लेकिन ये गुप्त काल में नहीं था शूद्रक जो है वो, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाएं। मतलब आप लोगों को अलग अलग शुरुआती से राजाओं को नाम दे दिया गया है, और उसके बाद बोला है कि कौन सा पहले आया था, कौन सा दूसरे में आया था, ये आप लोगों को बताना है। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कुमारगुप्त, पांचवा स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताना है सबसे पहले आपको। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 करेक्ट हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, उसके बाद समुद्रगुप्त आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, उसके बाद कुमारगुप्त आएगा, और उसके अलावा पांचवा में स्कंदगुप्त आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को अगर ये जो गुप्त वंश है उसका अगर कि सीरियल बाय सीरियल उसके शासकों का नाम बताओ ना, कि सबसे पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, तो सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक किसे बताया था, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त आया था। उसके बाद कौन आया था, तो घटोत्कच दूसरा हो जाएगा। तीसरा कौन होगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम तीसरा में हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन सा है, तो ये हो जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ से दिया है। उसके अलावा समुद्रगुप्त दूसरा में आ जाएगा, तो दूसरा में कौन होगा, ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। उसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम उसके अलावा नेक्स्ट में जो आएगा वो कुमारगुप्त आ जाएगा। कुमारगुप्त के बाद कौन आएगा, स्कंदगुप्त आ जाएगा। स्कंदगुप्त के बाद और भी कौन आता, तो वो पुरुषगुप्त आ जाता। पुरुषगुप्त के बाद नरसिंह गुप्त आ जाता, उसके बाद बंधुगुप्त आ जाता, और लास्ट में ना विष्णुगुप्त आ जाता। क्या? तो गुप्त वंश के जो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त हो जाता। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन सारे शासकों के बारे में। खासतौर से ना ये चारों पांचों के नाम को ज़्यादा पूछा जाता है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, और सभी में से एक चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ये चंद्रगुप्त प्रथम को याद रखना है, और समुद्रगुप्त के बारे में, इन दोनों के बारे में ना डिटेल आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए
चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप लोगों को 3 कथन फिर से दिया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। पहला को पढ़िए, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। ऑप्शन ए को दिया है कूट में 1, 2 एवं 3 सही, ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही, ऑप्शन सी 1 एवं 3 सही या ऑप्शन डी 1 एवं 2 सही। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3 सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए बोल करके 3 प्रकार से कथन दिया था। पहला, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो ये करेक्ट हो जाएगा। गुप्त के जितने भी सम्राट हुए ना, उन्होंने स्वयं को ना दैवीय अधिकारों का दावा किया गया, मतलब ना ईश्वर द्वारा भेजा गया। अपने को क्या मानते थे? वो दूत मानते थे, ईश्वर का ही एक अंश मानते थे। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, उनका प्रशासन नितांतः केंद्रीकृत था। तो ये केंद्रीकृत नहीं था, ये आप लोगों को याद रखना, उनका जो प्रशासन है वो। उसके अलावा तीसरा, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो भूमिदान की परंपरा को इन लोगों ने विस्तारित किया, मतलब भूमि को ना कई राजाओं को दान दे देते या उसके अलावा ब्राह्मणों को भी दान दे देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी या ऑप्शन डी 566 से 597 ईस्वी। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 319 से 500 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश ने ना 319 से 500 ईस्वी तक की शासन किया, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा गुप्त वंश का अगर एक्चुअल शासनकाल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो गुप्त वंश का शासनकाल जो है ना वो लगभग 320 कब? तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक की गुप्त वंश का शासन चला था। ठीक है, और गुप्त वंश में ना शुरुआती जो गुप्त वंश की संस्थापक है वो श्रीगुप्त से लेकर के लास्ट में जो अंतिम शासक है विष्णुगुप्त तक की ना लगभग जितने भी शासनकाल की है ना, ये जो गुप्त वंश में सारे लोगों ने लगभग 320 से लेकर के 550 तक की गुप्त वंश का शासन चला। तो ये आप लोगों को याद रखना है, करीबन ना 230 वर्ष तक की, कितना? तो 230 वर्ष तक की इन लोगों का टोटल शासन चला था। ठीक है, लगभग ना 7-8 पीढ़ी तक की पूरा इन लोगों ने क्या किया था? शासन किया था। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और याद रखना है, गुप्त वंश को भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? तो इस युग को क्या बोला जाता है? भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़िए अब। मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी काला पत्थर, ऑप्शन सी लाल बलुआ पत्थर या ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लाल बलुआ पत्थर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो मथुरा शिल्पकला के लिए ना लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों को बस। ठीक है।